इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए क्वेश्चंस दिए थे जिसमें कि पहला दिया था फंक्शन फ्रॉम सेट रियल टू रियल। फंक्शन क्या था? एक्स क्यूब। क्या आंसर आया आर्यन? नोटबुक पे नहीं किया? लिखने का तरीका तो आना चाहिए, तो एक बार नोटबुक पे करके देखो। अब 1-1 है या नहीं है? इंजेक्टिव है या नहीं है? इंजेक्टिव है। केशव बता देता हूँ। केशव इंजेक्टिव नहीं है। एग्जाम्पल, अगर इंजेक्टिव नहीं है तो दो एलिमेंट ऐसे होंगे जो डिफरेंट है लेकिन सेम इमेज रखेंगे। यस है। इंजेक्टिव है या नहीं है? देना एग्जाम, मतलब तेरे हिसाब से इंजेक्टिव नहीं आया था यार? बताओ केशव, इंजेक्टिव है या नहीं है? ये इंजेक्टिव है। एग्जाम्पल मिलेगा ही नहीं, ढूंढ लो कितना भी। जब एक फंक्शन इंजेक्टिव होता है, 1-1 होता है, तो आपको इसको फॉल्स करने का एग्जाम्पल ही नहीं मिलेगा। ठीक है ना, मिल नहीं रहा, इसीलिए नहीं मिल रहा। चलो अब इसको लिखने का तरीका कैसे है वो बताता हूँ। वैसे तो आप एक बार इसका ग्राफिकल अप्रोच देखोगे तो ये बनता है इसका ग्राफ, पता है? ये जो ग्राफ है y = x³ का ग्राफ है। ये ग्राफ s कैसा होता है? ऐसा s होता है ना। रिवर्स कर दोगे तो ये जो शेप ऐसे वाली शेप है ये ऐसे हो जाएगी, और जो ऐसे वाली शेप है वो ऐसे हो जाएगी। तो ये ग्राफ किसका बनता है? x³ का, इनवर्स s। चलो वैसे ना ये ग्राफ आप खुद सोच सकते हो। 0 पर 0 आएगा, बोलो 0 पर 0 आएगा, 1 पर 1 आएगा, 2 पर 8 आएगा, 3 पर 27 आएगा। x की कांस्टेंट वैल्यू 1-1-1 बढ़ाते जाए, y रैपिडली ग्रो करेगा। तो इट हैज टू लाइक दिस। 4 पर 64, 5 पर 125। तो यहां पर स्लोप कितनी जल्दी चेंज होगा? समझ में आ रही है बात? स्लोप चेंज होने का मतलब यह है इस कर्व के पॉइंट्स पर, डिफरेंट पॉइंट्स पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y ड्यू टू x बहुत ज्यादा हो रहा है। धीरे धीरे जो स्लोप की वैल्यू होगी वो बढ़ती जा रही है। 90 डिग्री को टेंड कर रहा है स्लोप। चलें आगे। इसी तरह से यहां पर देखते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना, कितनी बार कट कर रहा है? कहीं से भी ड्रॉ कर लो हॉरिजॉन्टल लाइन, कितनी बार कट कर रहा है? एक बार। तो 1-1 होगा, इंजेक्टिव होगा। ये तो ग्राफिकल अप्रोच होगी, ये फंक्शन इंजेक्टिव है। चलो दूसरी बात देखते हैं। वन वन देखना, लेट x1, x2, लेट x1, x2। एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, वैसे कैलकुलस में आएगी। ये जो ट्रिक बता रहा हूँ मैं कैलकुलस में आएगी। इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे, f'(x) निकाल ही लोगे। डेरिवेटिव में क्या दिक्कत है? क्या डेरिवेटिव निकला इसका? आपको पता है 3x² x की नेगेटिव और पॉजिटिव सभी वैल्यू के लिए for all x belongs to real number greater than equal to 0। अगर इस फंक्शन का ग्राफ यानी डेरिवेटिव, इस फंक्शन के डेरिवेटिव का जो ग्राफ है, मतलब वो ग्राफ कैसा हुआ, इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब डेरिवेटिव नेगेटिव नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? हमेशा पॉजिटिव, मतलब वन साइडेड आ रहा है। अगर तो डेरिवेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों यानी x होता तो नेगेटिव भी x ले सकता था और पॉजिटिव भी ले सकता था। तो इसका स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ होगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव स्लोप के अंदर ऊपर से नीचे जरूर गया होगा और हॉरिजॉन्टल लाइन को फेल कर देगा। लेकिन जब एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आ जाए तो ऐसा फंक्शन क्या हो जाएगा? 1-1, बिकॉज कर्व के अंदर चेंज नहीं आए होंगे। बेसिकली आप डेरिवेटिव में पढ़ोगे, इसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। जब f'(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफ भी हमने देखा था, इसका कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। जब थ्रू आउट इंक्रीजिंग हो या थ्रू आउट डिक्रीजिंग हो तो ऐसे फंक्शन क्या होते हैं? 1-1 होते हैं। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में tan x हमेशा इंक्रीजिंग होता है और cot x हमेशा डिक्रीजिंग, तो 1-1 होने चाहिए। बट क्योंकि वो ओवरलैप भी करते हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, जैसे tan का ग्राफ ऐसा बनता है, tan फंक्शन का ग्राफ।
ये 90 डिग्री, ये -π/2, 0 पर 0, तो tan का ग्राफ ऐसा बनता है। ये tan x का ग्राफ है, -π/2 से π/2, 1 1 है। लेकिन अगली ब्रांच भी तो आती है ना, और भी तो ब्रांच आती हैं, तो ओवरऑल क्या हो जाता है वो नॉट 1 1। समझ में आई बात? तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सारे मैनी 1 है। तो वो जो शॉर्टकट था, अगर हम इसका डेरिवेटिव निकाल लें और डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव कोई एक चीज़ रखे तो भी 1 1 होता है। फिलहाल हम इसको लिखने का तरीका देखते हैं इस चैप्टर में कैसे करना है। fx = x³ लेट x1 x2 किसको बिलोंग करेंगे? डोमेन को। डोमेन क्या है? रियल नंबर का सेट। ऐसा दिखाते हैं r को, रियल नंबर को। सच दैट कल लिखवाया था ना वर्किंग रूल एल्गोरिथम, fx1 = fx2 इंजेक्टिविटी के लिए x1 की वैल्यू fx1 की वैल्यू x1 का क्यूब और x2 की वैल्यू x2 का क्यूब। कोई दिक्कत? मैंने सिखाया था स्क्वायर या क्यूब वगैरह कट नहीं करते हैं। अभी आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब = 0 करने का। a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी आपने डिटर्मिनेंट में भी बहुत अच्छे से अप्लाई करी है, 9th क्लास में भी आइडेंटिटी आती है, याद ही हो जाती है। ये a² + b² + ab याद होगा, अप्लाई करें। x1 माइनस इंटू x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2। आई थिंक यहाँ तक तो आप पहुँच गए होंगे। इसका मतलब एक बात तो आ गई कि x1 माइनस x2 0 है, तो x1 = x2। यहाँ तक तो हमारा हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये कंडीशन को रिजेक्ट कैसे करेंगे? ये तो और आ गया, या तो ये ट्रू है या तो ये ट्रू है, दोनों में से, और दोनों भी ट्रू हो सकती हैं, नो प्रॉब्लम। पर अगर दोनों ही ट्रू हैं तो इससे कुछ x1 x2 अलग मिल रहा हो तो वो 1 1 नहीं करेगा, तो इसका मतलब इसको भी रिजेक्ट करना चाहिए हमें। पर ऐसे कैसे करेंगे देखते हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर और x1 x2 किसके इक्वल है? 0 के। बताओ कोई प्रॉब्लम? ठीक है। एक ना वैसे मैं आपसे बात पूछ लूँ, a² + b² + ab और a और b दोनों अगर रियल नंबर हो तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या आएगी? a² + b² + ab की वैल्यू क्या आएगी? हाँ, अगर a और b रियल नंबर है, कोई भी दो रियल नंबर ले लो, कोई भी दो रियल नंबर, a² + b² + ab की क्या वैल्यू होगी? रियल होगी? आप बोल रहे हो रियल होगी। मैंने इसको -1 करके दिखा दिया, मैंने इसकी वैल्यू -1 रख दी। फाइंड a एंड b, ए और बी ऐसे मेरे को बता दो, ए और बी कौन से दो नंबर ले हम किसका आंसर कितना आ जाए? -1। बताओ, नहीं आ सकती। इसकी वैल्यू, हाँ इसकी वैल्यू यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। ये जो क्वांटिटी है ये अभी यहाँ तो 0 के इक्वल है, -1 और 1। एक मिनट देखते हैं, इसकी वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यूज हैं इसकी, ठीक है। -1 और 1 में आ रहा है, ऐसा हो रहा है -1 और 1 में, -1 और 1 में बताना। -1 का स्क्वायर 1 1 तो नहीं हो रहा, 1 आ रहा है ना। अच्छा एक वैसे मैं बताता हूँ, क्या तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जैसा दिख रहा है? ये अगर मैं इसको कोई नाम रख लूँ p, तो कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है? हाँ या नहीं? लेकिन क्वाड्रेटिक तो एक वेरिएबल में होता है, या वेरिएबल a को लें या b को, किसी एक को ले लेंगे। अच्छा एक नॉलेज की बात है, क्या तुम्हें ये वाली बात पता है ax² + bx + c, अगर ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका क्या हुआ? ax² + bx + c, और इसके अंदर a 0 नहीं है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 10th क्लास में ऐसा पढ़ा था। इसका ग्राफ पैराबोला बनता है, ये भी पता होगा। इसका ग्राफ बनाए तो क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। अगर इसका ग्राफ ये पैराबोला तो इसके दो रियल रूट होंगे, क्योंकि x को कितनी बार कट कर रहा है? 2 टाइम्स कट कर रहा है। क्लियर? ये ग्राफ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस वैल्यू को दिखा रहा होगा। ये पॉइंट क्या दिखा रहा होगा? ये पॉइंट y की वैल्यू पॉजिटिव है और x की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब दिखा रहा होगा कि x जब यहाँ नेगेटिव रखता है तो कोई वैल्यू पॉजिटिव आती है। ये पॉइंट क्या दिखा रहा होगा कि इसकी वैल्यू, एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आई है और x की वैल्यू क्या रखी गई है? पॉजिटिव। नहीं आई बात समझ में? ग्राफ कैसे बनता है? x और y के कोऑर्डिनेट को प्लॉट करके, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब आप यहाँ प्लॉट करोगे तो px क्या है? ax² + bx + c, उसकी वैल्यू जो आई है, उस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव भी आई है और नेगेटिव भी आई है। इस ग्राफ में देख सकते हो ना, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अगर इस ax² + bx + c का ग्राफ ऐसा बने तो ax² + bx + c, नहीं वो तो ठीक है, ये मैं पूरा कह रहा हूँ, ax² + bx + c, इस पूरे की वैल्यू >0 दिख रही है इस ग्राफ में, हाँ या नहीं? इस कर्व का कोई भी कोऑर्डिनेट लोगे तो y पॉजिटिव है और x भी, यहां पर y पॉजिटिव है पर x नेगेटिव, मतलब x की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या है हमेशा? समझ में आया या नहीं आया? अब इस ग्राफ में
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या है, हमेशा नेगेटिव। नहीं हुआ क्लियर? चलें आगे, कोई डाउट तो नहीं इसमें? दूसरी बात, इसका कोई रूट भी नहीं होगा, नो रियल रूट। इस केस में भी इसका नो रियल रूट होगा। कंडीशन क्या होगी? अब कंडीशन ये होगी, देखना जो मैं अब यहां लिख रहा हूं, 11th में भी ये बात बताता था, आर डी शर्मा में लिखी हुई है ये वाली बात इन, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आईआईटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए, इसका यूज़ भी होता है। इन पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पूरे को क्या बोल रहा हूँ मैं, पी एक्स बोल रहा हूँ। दिस पी एक्स इज ग्रेटर देन 0 कब? इफ देर आर टू कंडीशंस। फर्स्ट, ए इज ग्रेटर देन 0, ए इज ग्रेटर देन 0 तो कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। एंड दूसरी कंडीशन, d इज लेस देन 0। देखना, अगर d नेगेटिव है तो आपने पढ़ा था 10th क्लास में, d पॉजिटिव होता है तो रियल रूट होता है, d नेगेटिव होता है तो नो रियल रूट होते हैं। d नेगेटिव है तो नो रियल रूट, मतलब इसको कट नहीं कर सकता, तो ग्राफ यही पॉसिबिलिटी बनती है ग्राफ की। नहीं आई बात समझ में? अपवर्ड बनेगा क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मुंह नीचे हो नहीं सकता, अपवर्ड बनेगा। और ये नीचे से जा नहीं सकता, नीचे से गया तो x को कट करके ही जाएगा, x को कट ही नहीं कर सकता वो, क्योंकि इसके रियल रूट ही नहीं है। जब x को कट नहीं करेगा तो नीचे आएगा भी नहीं, इसका मतलब इट विल टेक ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू इफ दिस हैपेंस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? इक्वल टू लगा दूं 0, अगर d की वैल्यू 0 हो जाए तो इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? तो पॉसिबल है कि वो इसको टच कर दे, तो इक्वल रूट्स हो सकते हैं, ठीक है? तो वैल्यू 0 भी, बट अभी वहां नहीं लगाया तो यहां भी नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है। नेक्स्ट थिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरी बात, पी एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी, कब होगी? फर्स्ट कंडीशन, जब a लेस देन 0, और दूसरी बात d क्या होना चाहिए, लेस देन 0 ही होना चाहिए, डाउनवर्ड हो जाएगा ना, a लेस देन 0 से डाउनवर्ड हो गया, d को अभी भी नेगेटिव रखना पड़ेगा क्योंकि रियल रूट नहीं है, तो नीचे से जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होंगी। दोबारा बताऊं, ये आ गया समझ में? आ गया? अब इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस लॉजिक से। क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा पॉलिनोमियल था एज ए फंक्शन, एफ ए बी 2 वेरिएबल में। लेकिन मैं इसको ऐसे मान लेता हूं कि ये ए में लिखा हुआ है, अगर ये ए में लिखा हुआ है तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आया समझ में, इक्वल टू 0, इक्वेशन बन गई। ए एज ए एक्स का काम कर रहा है, थोड़ी देर के लिए ए को एक्स लेना, थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 लिखा होता है, ये बी भी किसी का काम कर रहा है, कांस्टेंट का काम कर रहा है। अब ए तुम्हें दिख रहा है 1 है, और 1 ग्रेटर देन 0 होता है। अब किस पर डिपेंड करेगी इसकी बात, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू, नहीं आया समझ में, बोलो? इसका मतलब माइनस का 3b स्क्वायर इज ऑलवेज नेगेटिव, बोलो? एक शर्त पर, जब b 0 नहीं होगा, b 0 हो गया फिर तो भाई वो 0 के इक्वल हो गया। तो अनटिल अनलेस b को छोड़ देते ना, b 0 नहीं है, b 0 नहीं है, क्लियर? अगर b 0 होगा तो a भी 0 आ जाएगा, वहीं पर ही केस खत्म हो जाएगा। b 0 हुआ तो ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या, a इक्वल टू 0 करोगे 0 ही आ जाएगा। तो a 0 b 0 तो यहाँ से भी इक्वल ही होंगे ना, नहीं आया समझ में? तो a को 0 छोड़, b को 0 छोड़ दो, a को 0 छोड़ दो। अब यहाँ से देखो, ये नेगेटिव आ गया, d नेगेटिव आते ही कंफर्म्ड हो गया। क्या नेगेटिव, ये नेगेटिव आते ही क्या कंफर्म होगा कि a तो पॉजिटिव है, यानी a तो पॉजिटिव है और d क्या है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0। नहीं आई बात समझ में? इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, ये 0 से बड़ा बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता। x को और y को कोई भी रियल नंबर ले लो, दो भी, कोई भी 2 रियल नंबर यहाँ पर पुट कर लो, नहीं है समझ में? तो ये हमने सिंपल अलजेब्रा को यूज़ करके कर लिया। इस प्रॉब्लम को कैलकुलस से भी कर सकता हूँ और बीएससी के मेथड से भी कर सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। तो इसको करने के बड़े सारे तरीके हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हेल्प से भी कर सकते हैं, आप आएगा 12th क्लास के अंदर कैलकुलस में। ये समझ में आ गई ना सारी बात? हाँ, ये एक, इसको कंपेयर कर इससे, एक्स स्क्वायर इंटू 1 a1 आ गया, x इंटू बी आ गया, जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, बी स्क्वायर। अब a ग्रेटर देन 0, a 1 है, 1 ग्रेटर देन 0 है, मिल गया।
डी निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेट पता ही नहीं है डी क्या है। डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू बी स्क्वायर, 4ac, बी स्क्वायर में से 4b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और बी स्क्वायर हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होता है अगर बी 0 ना आए तो। फिर माइनस 3b स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डी के नेगेटिव आने से ए के पॉजिटिव आने से कन्फर्म, यानी कि इस बात को दिमाग में रख लो, आगे भी यूज होगी बहुत ज़्यादा। चलें आगे, तो एक मेथड तो यही हो गया हमारे पास कि इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, राइट। अब अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो केस क्या बचा, 0 कब होगी, अदरवाइज तो ग्रेटर देन 0 होगी। ग्रेटर देन 0 होगा तो ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। अब रह गया कि 0 कब होगा, जब x1 और x2 दोनों क्या हो 0, वो मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसको रिजेक्ट कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ। एक तो ये मेथड बता ही दिया, दूसरा बोलो, अगर हम यहीं से डायरेक्ट कर ले कि x1 + x2 का होल स्क्वायर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही टेक्निक अप्लाई करेंगे, यही कराना है मेरे को अभी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब बातें तो नॉलेज के लिए थी, आगे भी काम आएंगी, ये तुम्हें यहाँ भी समझ में आ गई। मेरा पर्पस सिर्फ इस क्वेश्चन को समझाना नहीं है, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बतानी है, वो मैंने एक्स्ट्रा बातें बता दी जो आगे भी यूज होंगी। बिल्कुल, फिलहाल इस क्वेश्चन को हम पेपर में कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप परफेक्ट स्क्वायर से करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ गई तो हमें पता है कि स्क्वायर आता तो परफेक्ट स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ 2 चाहिए मेरे को, 2x1 x2। तो x1 x2 ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा, एक तरीका कर सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि फिर x1 x2 रहेगा, फिर 2x1 x2 आ गया, लेकिन x1 x2 तो अभी भी रहेगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको यूटिलाइज कर लेता हूं। इसको यूटिलाइज कैसे करूंगा, आपने 10th क्लास में ऐसे कुछ पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, कुछ ऐसे पढ़ते थे ना। अब आपको ये बात समझ में आ जाएगा, अब इतने मैच्योर हो गया, आपको समझ में आ जाए। देखो, मैंने x1 का स्क्वायर सेम लिखा पहले, ये वाली टर्म 2ab वाली टर्म है, ये बात कंफर्म्ड। ये जो टर्म होगी ये 2ab वाली टर्म ही होगी ना, लेकिन 2ab वाली टर्म में तो 2 तो दिखता है, आपको यहाँ 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ा, डिवाइड इसके नीचे करो या इसके नीचे, बात एक ही है, जैसे भी करना हो। प्लस का x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, बताओ जल्दी बताओ, समझ में आ गई बात। ब्रैकेट लगा दूं। अब सोचो क्या चीज़ रह रही है, a का स्क्वायर पर देखो 2ab, ऐसे सोचो 2ab, b तो मिल गया, b का स्क्वायर हो गया, a क्या चीज होगी x1/2, और a का स्क्वायर क्या होगा x1 स्क्वायर बाय 4। हमारे पास क्या है x1 स्क्वायर, एक काम करूं 4 से मल्टीप्लाई, 4 से सेपरेट कर दूं, 4 को 1 + 3 मतलब x1 का स्क्वायर बाय 4 प्लस 3x1 का स्क्वायर बाय 4, 2x1/2 x2 प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। इस क्वांटिटी को मैं लिख रहा हूं दोबारा से, x1/2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, x1/2 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या आया बाय में इज इक्वल टू, दोबारा बताऊं क्या आ गया समझ में, बोलो। आपको पता है 2 नंबर का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 तो सिर्फ तभी हो सकता है जब a और b, यही तो पॉसिबिलिटी आती है, या और भी कुछ आती है, एग्जैक्टली यही पॉसिबिलिटी आती है। देयरफॉर x1/2 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 एंड 3√3 लिख लो है ना, बाय 2 x1 इज इक्वल टू 0। b क्या होगा, b तो √3/2 x1 ही होगा, इज इक्वल टू 0। यहां से x1 0 आ गया, एंड की कंडीशन है यहां पर पुट करो, तो x2 भी क्या आ गया। तो मतलब मैंने ये प्रूफ किया है कि ये 0 सिर्फ तभी हो सकता है जब x1 और x2 दोनों क्या हो 0। तो इस केस में भी तो मुझे x1 इक्वल टू x2 ही मिल रहा है। क्लियर हुआ। तो यानी ये ट्रू है जब x1 x2 के इक्वल ही है, और वो पर्टिकुलर केस है जब 0 और 0 आ जाए, तो वो यहां पर भी इंक्लूड होगा। तो फाइनली द फंक्शन इज 1 1। क्लियर हुआ। और दूसरी बात, आप यहीं से एक बात और सोच लो, आप एक बात और भी कह सकते हो, क्या x1/2 प्लस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3x1 स्क्वायर बाय 4। बोलो, दिस इज नॉट पॉसिबल। सही कह रहा हूं, दिस इज नॉट पॉसिबल। वाई, एक स्क्वायर दूसरे स्क्वायर के नेगेटिव टाइम्स कैसे हो सकता है, आयोटा में आ जाएगा, रियल नंबर का सेट था।
तो यहाँ से सिचुएशन रिजेक्ट होगी, लेकिन एक शर्त पर, मतलब एक कंडीशन को छोड़कर कि वो x1 x2 0 नहीं है। लेकिन अगर हो गए तो भी तो इक्वली आ रहे हैं, तो सारा एक्सप्लेन कर दोगे अब, कोई दिक्कत? ठीक है, बाद में देख लेना, वीडियो तो बनी रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ से कैसे करना है। क्या कह रहे हैं? अच्छा इसी में कह रहे हैं। अच्छा वो, हाँ ठीक है, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 इज इक्वल टू 0, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू, अब यहाँ से x1 प्लस x2 का करेक्ट बचा क्या? कैसे कैसे कैसे? देख ये तीन टर्म्स तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर बन गया, यहाँ बचा, अच्छा तो प्लस आ जाएगा, क्लियर है? अब x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? x1 इंटू x2 के। यहां से आप क्या पॉसिबिलिटी कह सकते हो? x1 x2, x1 पॉजिटिव हो गया, x2 नेगेटिव हो गया, नॉट पॉसिबल। ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, दोनों नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव बनेगा एक के नेगेटिव होने से, और वो रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा केस भी हो गया जब x1 नेगेटिव है और x2 पॉजिटिव है। अब ये रह गया x1 और x2 दोनों ही क्या हैं? नेगेटिव, या दोनों ही क्या हैं? पॉजिटिव। ठीक है, अगर दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं तो सिचुएशन सही होगी। लेकिन इससे आगे सॉल्व करेंगे कैसे? इसके बाद ना वैसे तो दो इक्वेशनें बन जाएंगी फिर से, और वो बेकार सा हो जाएगा। आगे कैसे करेंगे? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू रूट ऑफ x1 x2 विद प्लस एंड माइनस, और फिर से हम एक तरह से उसी सिचुएशन पर पहुंच गए। देखा जाए तो वो रूट x1 का स्क्वायर है, रूट x2 का स्क्वायर है, प्लस और माइनस रूट x1 रूट x2। रूट x1 को थोड़ी देर के लिए t मानना, t का स्क्वायर t1 का स्क्वायर t2 का स्क्वायर प्लस t1 t2, वही चीज़ नहीं आ गई है कि नहीं? तो इससे कुछ बेनिफिट हुआ नहीं, टू वो ऐड सब्ट्रैक्ट करने से, दो तो कैंसिल हो गए लेकिन दो तो रह गए ना। तो आपको तो अल्टीमेटली यही प्रूव करना है कि अब यहाँ से या तो ऐसा बोल दो कि a प्लस बी का स्क्वायर जब ए बी के इक्वल होता है, a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल है? ए बी के। तो यहाँ से आप प्रूव करके दिखाओ कि a इक्वल टू, ये लो ये क्वेश्चन करो, होमवर्क ट्राई करके आना। a और b दो रियल नंबर है ना, a और b दो रियल नंबर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए बी के इक्वल है। तो आपको प्रूव यह करना है कि ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब a और b दोनों जीरो हो, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता। या हो सकता है? क्योंकि ये इस साइड आके जीरो आ गया, हमें पता है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। प्रूव कर दिया इस मेथड से, जो अभी किया था उससे भी प्रूव कर दिया, और वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प ली थी उससे भी कर लिया, ग्राफ से भी देख लिया था। तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। या तो a और b की वैल्यू कोई भी अगर लें हम जिसमें a और b 0 0 नहीं है तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगी, और अगर a और b दोनों ही जीरो के इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। हमें दिया हुआ है ये जीरो के इक्वल, अगर जीरो के इक्वल दिया तो a और b दोनों क्या होंगे? जीरो। अब इसको सॉल्व करना है हमने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी किसके इक्वल है? जीरो के। तो प्रूव करके दिखाओ a इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं इसको तुम ओपन कर रहे हो ना, फिर वही नहीं आ गया, प्लस आएगा, माइनस क्यों आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अच्छा उधर जाके माइनस आ गया, तो ये वही इक्वेशन नहीं बन गई, सेम ही तो बन गई। हाँ, अब यहाँ से ऐसा कह सकते हो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है और वो, हाँ तो ऐसे फिर तो सीधा ही कह दो ना, ये 2 भी ऐड करने की क्या जरूरत है? तुम इसको सीधा ही माइनस में ले जाओ और बोल दो ये क्या है। लेकिन अब इस केस में भी देखो x1 x2 में ये पॉसिबल हो सकता है, ये साइड तो क्या है हमेशा, तो ये साइड पॉजिटिव नहीं आ सकती, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा तो आ सकती है ना, नहीं हो पाएगा ना 2 वाले ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके। किस मेथड से होएगा? वही वाले से, परफेक्ट स्क्वायर से। मतलब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ऐसे ही करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता 2b के साथ लो या a के साथ, डजेंट मैटर। ए स्क्वायर बस ये ध्यान रखना b स्क्वायर बाय 4
प्लस 2ab/2 प्लस 3b² / 4, समझ रहे हो। अब ये सिचुएशन बन गई a प्लस b/2 का प्लस 3b²/। हमें इसका बेनिफिट इसलिए मिलता है क्योंकि स्क्वायर के साथ स्क्वायर ही कंपेयर हो जाता है, इसलिए वो सिचुएशन रिजेक्ट हो जाती है। अगर मैं 2ab वाली टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा था मैं जब पहले, तो उसमें स्क्वायर तो नहीं बन रहा था ना, एक तो कंप्लीट स्क्वायर बन रहा था, लेकिन बाकी तो a और b प्रोडक्ट में आ रहे थे ना, वहां से 2 कंडीशन रिजेक्ट होती है, लेकिन 2 तो अभी भी रह जाती हैं, तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन इसको करने का, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने से वो जो ab वाली टर्म थी वो नहीं बची, वो खत्म हो गई, और हमने स्क्वायर को प्लस माइनस एडजस्ट किया। हमने यहाँ पर b² को 2 पार्ट्स में ब्रेक करा, क्या नहीं। और वैसे सोचना, जब तुम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो तो ऐसे ही तो करते हो, एक टर्म को 2 पार्ट में तो ब्रेक करते हो। अब यहां पर हमने स्क्वायर वाली टर्म को ही ब्रेक करा है, रीजन क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म से बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो यहां से आपके पास ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट बताना, तो ये 1 1 है, यस इट इज 1 1 इंजेक्टिव। नेक्स्ट बोलना, यही क्वेश्चन था, नेचुरल टू नेचुरल, क्या चेक करना था, इंजेक्टिव। सेम ही मेथड होगा, तो आंसर भी आएगा यस। एक कंडीशन आएगी x1 = x2, दूसरी कंडीशन x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 किसके इक्वल है। सीधा लिखना, सॉल्व मत करना, आप रियल में तो सॉल्व करना, हाँ रियल में तो सॉल्व करना होता है। नॉट पॉसिबल, वाई इट इज नॉट पॉसिबल, x1² x2² और x1 x2 की मिनिमम वैल्यू नेचुरल नंबर में 3 होगी, पता है इसकी मिनिमम वैल्यू 3 होगी। x1 की मिनिमम 1, x2 की मिनिमम 1, 1² + 1² + 1 × 1। आप 1 और 1 मिनिमम ले रहे हो, इससे ऊपर कुछ भी लेते हो 2 3 कुछ भी, तो बड़ा आएगा, मिनिमम ही 3 आएगी। 0 कैसे हो सकती है जब मिनिमम ही 3 आ रही है, तो नहीं आया समझ में, इसमें सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट बताना, इंटीजर 2, यस इट इज 1 1, दिखा दोगे इसके अंदर उसी मेथड से, तो बिल्कुल सही है, तीनों में ही 1 1 हो गया। नेक्स्ट कौन सा दिया था, x की पावर 4, ये किसी के लिए भी नेचुरल नंबर को छोड़कर, नेचुरल भी दिया था ना, पहले नेचुरल की बात कर लेते हैं। नेचुरल नंबर के लिए ये 1 1 है, नेचुरल के लिए 1 1 है। ग्राफ कैसे बनेगा x4 का नेचुरल टू नेचुरल के लिए। अब नेचुरल के लिए तो ऐसे वो डॉट्स बनेंगे, रियल भी नहीं है ना, तो लीव इट, ग्राफ तो रहने दो, पर 1 1 है ये। x1 x2 किससे बिलोंग करता है, सच दैट क्या लिखोगे, fx1 किसके इक्वल, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा x1 4 माइनस, इसका मतलब x1 माइनस x2, बताओ आगे समझ में क्या किया, a² - b² × a² + b² और फिर उसके फर्दर फैक्टराइज कर दिया। एक कंडीशन आई x1 = सही है, ये कंडीशन रिजेक्ट होगी, क्यों होगी रिजेक्ट, क्योंकि 2 नेचुरल नंबर का सम 0 नहीं हो सकता। 2 नेचुरल नंबर का सम 0 होने के लिए एक नेचुरल नंबर को दूसरे के नेगेटिव होना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। इंटीजर में तो हो सकता है लेकिन नेचुरल में नहीं हो सकता। और उधर से x1² + x2² 0 तभी हो सकता है जब x1 और x2 दोनों ही होल नंबर और नेचुरल नंबर है, इसका मतलब दोनों कंडीशंस रिजेक्ट, एक ही एक्सेप्ट होगी, इसका मतलब फंक्शन 1 1 है। इंटीजर टू इंटीजर में या रियल टू रियल दिया था, दोनों में मैनी 1 बनेगा, क्यों भाई। अब एक बात देखो, इसको तो आप रिजेक्ट ही नहीं कर पाओगे, उसको तो कर ही दोगे, या उसको नहीं भी करते तो 0 0 के लिए ट्रू और वो 1 1 है, लेकिन ये तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो मतलब ये तो हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी, x1 - x2, इसका मतलब f1 और f-1 दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, चेक करो। मैंने x2 को 1 ले लिया तो 1 - 1 वैल्यू निकल गई, f1 का आंसर भी 1 की पावर 4 और -1 की पावर 4 भी इवन आ गया ना। और इंटीजर में भी यही चल जाएगा एग्जाम्पल, रियल नंबर में भी चल जाएगा। इसका मतलब नेचुरल टू नेचुरल वाला 1 1 था और बाकी दोनों 1 1 नहीं थे। अब 1 1 तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम 1 1 में। चलें आगे, मॉडुलस फंक्शन पूछो तो f(x) = 1 + mod x, फंक्शन रियल टू रियल है, 1 1 है या नहीं है, तो आंसर इज नॉट 1 1। एग्जाम्पल दे दो, कुछ भी ले लो। f1 का आंसर कितना आएगा, 1 + 1, 1 का मोड तो 1 ही होता है। और f-1 का आंसर क्या आएगा, 1 + -1 का मोड ये भी 1 ही होता है, तो क्या आंसर आया। तो f1 का आंसर और f-1 का आंसर, दोनों का आंसर यानी 1 और -1 दोनों की इमेज कितनी आ गई, तो डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, इसका मतलब फंक्शन इज मैनी 1, मतलब नॉट 1 1। चलें आगे। नेचुरल पर होता तो
हो जाता, क्योंकि पॉजिटिव ही है ना उसके अंदर, तो 1 1 हो जाएगा आपसे। एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये होमवर्क है, करके आना, 1 1 चेक करना है। और एक और है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, होमवर्क चेक क्या करना है, इंजेक्टिविटी। और अब लिख कर आना भाई, मैंने मेथड दिखा दिया लिखने का, वे बता दिया, अब लिख कर आना कल। सेट ले लो, रियल टू रियल पर भी करना है, इंटीजर टू इंटीजर पर भी करना है, नेचुरल टू नेचुरल पर भी करना है। 3 सेट दे दिया मैंने, यानी कितने क्वेश्चन हो गए, फिर से 6 क्वेश्चन हो गए। रियल टू रियल पर एक्स क्यूब प्लस एक्स और रियल टू रियल पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस तरह से इंटीजर पर नेचुरल पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों पार्ट, करके आना, 1 1 ही चेक करना है। हो जाएगा, चलें आगे। अब आज सीख लेते हैं ऑन टू, इंपॉर्टेंट है ऑन टू। हो गया नोट, ऑन टू। ऑन टू का दूसरा नाम क्या है, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, कल लिखवाया था सारा। कौन सी मैपिंग, सरजेक्टिव मैपिंग, यानी सरजेक्टिव मैप। तो जो हमारा फंक्शन ऑन टू है यानी सरजेक्टिव मैप है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कंडीशन क्या है, वो देख लेते हैं। अ फंक्शन एफ ए टू बी इज ऑन टू, अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू इफ रेंज सेट, रेंज एक सेट होता है, रेंज क्या होती है, रेंज इज अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई, और वाई को एफ एक्स लिख देते हैं हम, डिपेंडेंट वेरिएबल्स का सेट। ये एफ एक्स की वैल्यू कब मिलेंगी, जब हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। कहां से पुट करेंगे, डोमेन कौन है, इस एफ के लिए डिफाइन करा। तो y की वैल्यूज जब x की वैल्यू a होंगी और a डोमेन है, तो जो भी एफ एक्स यानी ये जो भी y की वैल्यू मिलेंगी वो किस में होंगी, b में होंगी कि नहीं। अगर y b में ही नहीं है तो फंक्शन ही नहीं है, अगर y b में नहीं है तो फंक्शन नहीं है। ध्यान से समझना, 2 4 6 से 1 3 5 7 पर एक फंक्शन लिया और फंक्शन लिया 2x - 1, ये f है। इसका मतलब ये x को ट्रांसफॉर्म कर रहा है 2x - 1 पे, इसका मतलब x यहां से बिलोंग करता है और 2x - 1 यहां से। तो f ये x है और ये कौन है, y। तो y कौन है, 2x - 1। तो व्हेन यू प्लग 2 पुट करोगे इसके अंदर, मशीन की तरह है ना, तो x को जब 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। क्या 3 आपको मिल रहा है, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखूंगा, 1 3 ना 2 3, समझ में आई बात। 4 रखूंगा तो 6 रखूंगा तो 11, क्या इस सेट में है, तो ये फंक्शन रिलेशन होगा, क्योंकि 6 हैज नो इमेज। देखो इस एलिमेंट को तो इमेज ही नहीं है, अगर मैं ये हटा दूं तो फंक्शन हो जाएगा। 11th क्लास में यही नहीं करते थे, इट्स अ लीनियर फंक्शन। वो कहता था ax + b = y, तो एक बार y की वैल्यू 3 पुट करते थे और x की 2, तो 2a + b = 3, एनसीईआरटी क्वेश्चन। लीनियर बोल देता था वो, लीनियर मैप है। और ये 7 और x की वैल्यू 4, 4a + b, दोनों को सॉल्व करो, -2a = -4, a की वैल्यू 2, 4, b की वैल्यू -1, पुट करो 2x - 1 = y। याद करो 9th क्लास में सेम क्वेश्चन करते थे, 4.3 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। इफ अ लाइन पासिस थ्रू 2,14 एंड 3,5 देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन, हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर पॉसिबल। एक पॉइंट होता था तो इनफाइनाइट लाइन्स आएंगी, और 2 पॉइंट होंगे तो एक ही लाइन आएगी। यूक्लिड पोस्टुलेट 2 पॉइंट ही तो चाहिए एक लाइन को बनाने के लिए। क्योंकि लीनियर कन्फर्म था तो मैं इस मेथड से कर सकता था। क्लियर। अभी फंक्शन ठीक है, ये फंक्शन बन रहा है मेरे पास इस सेट से इस सेट पर, तो इसके आंसर्स क्या है, रेंज क्या है, इसकी रेंज आ रही है मेरे पास इसके अंदर 2 के लिए 3 और 4 के लिए 7। तो रेंज जो होती है ये कोडोमेन का सबसेट है, 3,7 इसमें ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रेंज किसके इक्वल चाहिए मुझे, यानी जो मेरा कोडोमेन का सेट होगा, यानी कि बी सेट। कोडोमेन सेट कौन है, बी, यानी ये जो बी सेट है और जो रेंज का सेट है, रेंज के एलिमेंट और कोडोमेन के एलिमेंट क्या होने चाहिए, आइडेंटिकली सेम होने चाहिए।
मतलब कि x की वैल्यू के लिए, x की डोमेन वाली वैल्यू के लिए जो fx आएगा, वो fx जो भी रेंज, जो भी इमेजेस देगा, वो इमेजेस ऐसी होनी चाहिए कि वो कोड डोमेन के हर एक एलिमेंट को ऑक्यूपाई करे। हर एक एलिमेंट एज एन इमेज दिखना चाहिए मुझे। मतलब मैं ऐसा कहूं कि कोड डोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट ना हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। मतलब हर एक एलिमेंट इन कोड डोमेन का प्री इमेज होगा कुछ ना कुछ, तभी तो वो सारे ऑक्यूपाइड होंगे। नहीं बस समझ में? यानी कि फंक्शन अगर इस रूम से दूसरे रूम पर जा रहा है तो इस रूम का एक एलिमेंट उस रूम के एक एलिमेंट से लिंक कर रहा है, तो उस रूम के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड होने चाहिए इस रूम के एलिमेंट से, कोई भी बचना नहीं चाहिए। और अगर कोई बच गया, एक बचा, दो बचा, तीन बचा, कोई भी बच गया, मिनिमम एक भी बच गया, तो ऐसा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। फिर ऑन टू का क्या होगा? रिवर्स। और ऑन टू नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? इन टू होगा। एक फंक्शन एक टाइम पर या तो ऑन टू होता है या फिर इन टू। ऑन टू होगा तो इन टू कभी नहीं होगा, और अगर इन टू हो गया तो फिर ऑन टू नहीं है। चले आगे। लेकिन ऑन टू का वन वन से कोई पंगा नहीं है। मीन्स ऑन टू फंक्शन है तो वो वन वन भी हो सकता है और वन वन नहीं भी हो सकता। ठीक होगी बात? तो मैंने बताया एफ ए टू बी इज सेट टू बी ऑन टू इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, और रेंज हमें पता है क्या होती है, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब आप इसको करने के दो मेथड कर सकते हो। पहला, रेंज ही निकाल लो फंक्शन की, और रेंज 11th क्लास में सिखाई थी ना, वीडियो भी देखिए, उसमें डोमेन रेंज निकालनी आती है। तो अगर आप फंक्शन की रेंज निकाल लो खुद से, और कोडोमेन दे रखी होगी, देख लो इक्वल आ रही है तो ऑन टू है, और नहीं आ रही तो ऑन टू नहीं है। एक मेथड। दूसरा, अगर आपको रेंज नहीं निकालनी आ रही या कोई दिक्कत है तो रेंज मत निकालो, फिर दूसरा एल्गोरिथम वर्किंग रूल भी है। पहले इसी को लिखते हैं, और इन अदर वर्ड्स भी लिख लेते हैं। और इन अदर वर्ड्स हम ये कहें कि अच्छा, इस बात का क्या मतलब है, एक बार ये बता दूं। इस बात का मतलब है द कलेक्शन ऑफ y वेयर y इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम fx एंड x बिलोंग्स टू a। यही है ना? ये किसका सबसेट हो? b का। और b किसका सबसेट हो? इसी का। y सच दैट y इज इक्वल टू fx एंड x बिलोंग्स टू a। बोलो, आया समझ में? ये कलेक्शन ऑफ इमेजेस ही तो है। दैट मीन्स दिस इज द रेंज सेट। रेंज किसका सबसेट हो? कोडोमेन का। और कोडोमेन किसका सबसेट हो? रेंज का। तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। और जब ये दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब क्या है हमारे पास? इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हर एक इमेज का जो एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं कोडोमेन में है, और कोडोमेन का हर एक एलिमेंट कहीं ना कहीं इमेज है। क्लियर हुई बात? अगर कोडोमेन का हर एक एलिमेंट इमेज है तो उस इमेज, वो इमेज कहां से आई है? फंक्शन से ही आई है। तो उस इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग एक प्री इमेज डेफिनेटली होगी, क्या नहीं होगी? अगर कोड डोमेन का हर एक एलिमेंट इमेज का पॉइंट बनता है, इमेज बनता है, तो उस इमेज के लिए डेफिनेटली एक प्री इमेज तो होगी, क्या नहीं? एक से ज्यादा भी हो सकती है, पर एक तो जरूर होगी। एक से ज्यादा कैसे हो सकती है? फंक्शन बनता है भाई एक से ज्यादा में। इस एलिमेंट की दो प्री इमेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए, लेकिन प्री इमेज एक से ज्यादा हो चलेगा, पर हर एक एलिमेंट की होनी चाहिए। अब देखो, क्या ये फंक्शन ऑन टू है? नहीं है, ये एलिमेंट खाली रह गया ना। अरे रेंज में तो दो ही आ रहे हैं और कोडोमेन में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है। अब कैसे देख रहे हो आप कि एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है? या तो इसके दोनों एलिमेंट रेंज के देख रहे हो और कोडोमेन के तीन, ऐसे देख रहे हो। मतलब पहले वाला तो ट्री हो रहा है, रेंज कोडोमेन का सबसेट है, लेकिन कोडोमेन रेंज का सबसेट नहीं है। दूसरा ऐसे भी तो देख सकते हो कि एक एलिमेंट मिल गया आपको जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली कोई भी प्री इमेज नहीं है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो वर्किंग रूल में वी विल फोकस ऑन फाइंडिंग सच एलिमेंट। वर्किंग रूल में हम फोकस ये करेंगे कि ऑन टू नहीं दिखाना, हम फोकस करेंगे हम कोड डोमेन का ऐसा स्पेसिफिक, ऐसा पर्टिकुलर एलिमेंट ले जिस एलिमेंट की प्री इमेज कहां ना मिले, डोमेन में प्री इमेज ना मिले। समझ में आ गई बात? जैसे उस केस में याद हो तो मैंने क्या लिया था? 2 4 कहां पर लिंक कराया था? 1 3 7 पे। फंक्शन क्या था मेरा? इसका मतलब यहां कौन था? 2। अब तो एक ही बनेगा। इसके लिए क्या था? 3। 2 2 4 -1 3। यहां पर 1 5 और 7 भी थे। फिर मैंने क्या लिया था? 4 लिया था। 4 के लिए मेरा आंसर क्या आया था? ऐसे ही कुछ मैपिंग हुई थी। ये कौन था? x, और ये कौन था? तो मैं यहां पर 5 ले लूं तो इस 5 की प्री इमेज नहीं मिलेगी मेरे को, नहीं आई बात समझ में? बट एक बात बताओ, 5 की प्री इमेज होती तो क्या होती? अगर 5 की कोई प्री इमेज होती तो क्या होती? अच्छा छोड़ो, ये बताओ 7 की प्री इमेज क्या है? 4।
7 की प्री इमेज क्या है 4, कैसे निकालोगे? दिख तो रहा है, निकालोगे कैसे? 7 की प्री इमेज 4 है, कैसे निकालोगे भाई? y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 है, इस बार y पता है अपने को, x निकालना है। अरे यार ये तो फिर ऐसा हुआ कि आपने पुट करके सॉल्व करा, बार बार यही करते रहोगे, 3 के लिए भी रखोगे बार बार। एक काम करें, रेडीमेड फंक्शन बना ले जो इसके एलिमेंट को इससे एलिमेंट से क्या करे, लिंक करे। अभी अपने को ये पता है कि यहां से यहां जाने का रास्ता है x है, तो ये 2x माइनस 1 है। अगर ये y हो तो ये कौन होगा, पता कर ले। तो पता करने के लिए क्या करते हैं, x के लिए सॉल्व कर लेते हैं, x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। इसी को इनवर्स ऑफ द फंक्शन कहते हैं, इसी को, हाँ, जो 11th क्लास में भी सीखा था रेंज निकालने के लिए, वो रिलेटेड है। इसका मतलब x इन टर्म्स ऑफ y निकल गया। इसका मतलब जो यहां से यहां फंक्शन है वो कौन है, y प्लस 1/, चेक करके देखना ये जो रूल है ये सही है। 7 डालना एक बार, यहां पर 7y है ना, x इज अ फंक्शन ऑफ y ना, gy कह दो जैसे fx था, तो y डोमेन होगी ना अब, और रेंज क्या होगी, देखा जाए तो y है प्री इमेज, और y प्लस 1/2 कौन है, y इमेज है, y इमेज है ना, देखो यहां से y इज कॉल्ड इमेज, और y प्लस 1/2 इज कॉल्ड प्री इमेज। तो नाउ वी हैव अ रूल टू ऑब्टेन प्री इमेज फ्रॉम इमेज डायरेक्टली बाय कन्वर्टिंग दैट फंक्शन x इन टर्म्स ऑफ y। तो 7 पुट करो यहां, 7 g7 निकल जाएगा, 8.2 कितना आ गया, नहीं हुआ क्लियर? तो स्टेप 1 वर्किंग रूल में यही करने वाले हैं हम। पर ये तो फंक्शन ही ना हुआ। हाँ नहीं हुआ बिल्कुल, तो मेरे को फंक्शन थोड़ा चेक करना है भाई, ये फंक्शन तो b2a में देख रहा है ना, a to b में तो फंक्शन था ना, तो b2a में देख रहा है ना, तो मैंने कब कहा कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसका, इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन हियर। इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो। ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, 1 तो है, 1 तो है, पर ऑन टू नहीं है। अगर ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इन्वर्टेबल नहीं है। इसका मतलब यू कांट से कि यहां से यहां कोई फंक्शन है। ये रूल को ये मत समझ कि मैंने इसको फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर दिया, ये रूल मेरे को चेक करवा रहा है कि ऑन टू है या नहीं है, नहीं है समझ में। अब ये रूल नहीं बनाता तो मैं हर बार एक एक एलिमेंट पुट करके करता, समझ में आई बात। अब मेरा इस रूल से बेनिफिट ये हुआ, 5 पुट कर दो, g5 की वैल्यू कितनी निकली, 5 प्लस 1 6/2 कितना आया 3। वही इसने पहले निकाल लिया था वैसे सोच के कि x को ऐसा क्या रखें कि आंसर 5 आ जाए, x को क्या रखें कि आंसर 5 आ जाए, तो यहां पर 5 रखा होगा, 5 प्लस 1 6/2। बार बार क्या करना है करके, कोई जरूरी नहीं कि हर बार इतना सिंपल दे रखा हो, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। तो x को जब हम y की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर y की किसी भी वैल्यू के लिए x फटाफट निकल जाता है। अब 5 यहां पर पुट करा मैंने, तो मेरे को आंसर क्या मिल रहा है 3। क्या 3 इस सेट में मिल रहा है? अगर मैं डाल दूं यहां पर 3, तो फिर 3 के लिए 5 ऑक्यूपाई हो जाएगा। अब मैं ढूंढूंगा 1, अब 1 यहां डालूंगा तो 1 प्लस 1 2/2 यानी कि 1। क्या यहां पर 1 मिल रहा है? नहीं मिल रहा। इसका मतलब 1 की वजह से फंक्शन ऑन टू। अगर मैं यहां पर 1 ले लूं, अब यहां पर ढूंढो कोई भी एलिमेंट जिसकी प्री इमेज यहां ना मिलती हो, है ही नहीं ऐसा, एग्जॉस्ट हो चुका है, नहीं आई बात समझ में। तो ये फंक्शन क्या हो गया ऑन टू। क्लियर हुई बात? क्या मैं कह सकता हूं अगर एक फंक्शन ऑन टू है तो उसमें यहां पर और यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे, कार्डिनैलिटी इक्वल होगी? क्यों? हाँ, समझदारी वाली बात, अब तुम सही समझ रहे हो। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि 2 एलिमेंट का एक ही आंसर आ जाए, है कि नहीं है? लेकिन ये कंफर्म कह सकता हूं कि इसकी कार्डिनैलिटी इससे ज्यादा नहीं हो सकती, बी की कार्डिनैलिटी ए से ज्यादा हो सकती है। इसमें 6 एलिमेंट हो गए और इसमें 4 हो सकता है, एक एलिमेंट हो सकता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 हो सकता है? नहीं, अरे 1 1 पे जाएगा, 2 पे किस जाएगा, 2 1 पे चले जाएंगे। और लॉस क्यों करवा रहे हो, पहले ही वो नुकसान में है, नहीं बन सकता कभी भी। नहीं समझ में? हायर लेवल पर यही पढ़ना है मैथ के अंदर। अगर बीएससी एमएससी में जाते हो तो इनफाइनाइट सेट पर जब और डिस्कशन होता है तो ये चीज़ें और बताते हैं, किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट है ना, नेचुरल नंबर का सेट और इंटीजर का सेट। आपको लगता होगा कि नेचुरल नंबर में 1 2 3 से लेकर इंटीजर में -1 -2 0 1 2,
तो ये दोनों सेट की कार्डिनैलिटी कितनी है? इस सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है, इसके अंदर भी कितने एलिमेंट है? इनफाइनाइट। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि इस सेट के अंदर जितने भी नेचुरल नंबर है वो तो है ही, जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 सारे ही है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, एंड सो ऑन, बहुत कुछ है। हिल्बर्ट पैराडॉक्स पढ़ना, गूगल पे यूट्यूब पे ढूंढ लेना, हिल्बर्ट पैराडॉक्स ग्रैंड होटल का पैराडॉक्स है, ग्रैंड होटल का पैराडॉक्स है, हिल्बर्ट ने समझाया था हिल्बर्ट का पैराडॉक्स, और बहुत अच्छा एक वे है 1 1 on 2 और डिटेल में समझने का। ये जो 1 1 on 2 है ना, यहां पर मैं कहता हूं कि इस सेट की और इस सेट की कार्डिनैलिटी सेम है, लेकिन वैसे तुम्हें लग रहा होगा नहीं है। हम मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाते हैं कि इस सेट में जितने एलिमेंट हैं और इस सेट में जितने एलिमेंट हैं दे हैव सेम कार्डिनैलिटी, जबकि ऐसा लगता है ना कि इसके अंदर नेचुरल नंबर तो सारे ही हैं, तो इसकी कार्डिनैलिटी ज्यादा ही होनी चाहिए इसकी कार्डिनैलिटी से। अब तुम ये नहीं कह के बता सकते कि दोनों में इनफाइनाइट है तो इक्वल है, अरे नहीं, इनफाइनाइट में भी छोटे बड़े का लिहाज होता है, इनफाइनाइट में भी छोटे और बड़ा कंपेयर करते हैं। जॉर्ज कैंटर ने ये बात समझाई थी, इन्फिनिटी के भी आगे नेम होते हैं, अलिफ नल अलिफ नोट, ये इस टाइप का सिंबल होता है, और कॉन्टिनम सी, ये हमारे अब तक तो आपने फाइनाइट सिंबल्स ही पढ़े हैं ना, अल्फा बीटा गामा ये सब, और नेचुरल नंबर के सेट क्या बोलते हो, इनफाइनाइट सेट है। वो इनफाइनाइट भी दो टाइप के होते हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, काउंटेबली और अनकाउंटेबल, तो उसमें भी अलग अलग सिचुएशन आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हायर लेवल की बातें हैं, लेकिन हाँ इसको हम प्रूव करने में 1 1 on 2 का कंसेप्ट लेते हैं। हम इन दोनों फंक्शंस, इन दोनों सेट के बीच में एक फंक्शन ऐसा बना सकते हैं जिसके अंदर वो फंक्शन 1 1 on 2 हो। मैं इस सेट से इस सेट के एलिमेंटों को लिंक कर सकता हूं एक फंक्शन के थ्रू, जिसमें इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हो, 1 1 on 2। अच्छा, अगर अभी आपने कहा कि इस सेट के अंदर ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं ना, लेकिन अगर मैं पूछ लूं कि ये 1 1 भी होता है और on 2 भी होता है, अब 1 1 भी होता है और क्या होता है, on 2 भी होता है, 1 1 भी होता है और on 2 भी होता है, अब दोनों की कार्डिनैलिटी क्या हुई, समझ में आई बात। पुराने जमाने में जब लोगों के पास काउंटिंग नहीं थी तो वो लोग ऐसे करते थे, जैसे कि कोई विलेज का एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे भेड़ बकरियां जो चराने जाते थे विलेजर्स, तो वो लोग क्या करते थे, वो काउंट, जैसे उनको खुला छोड़ दिया और लास्ट में शाम को जब वो उनको लेकर आते थे तो कोई मिस ना हो जाए या कोई रह ना जाए, तो उसको वो काउंट करके थोड़ा ना करते थे। वो क्या करते थे, वो एक टेक्निक लगाते थे, एक घड़ा ले लिया या एक कुछ भी कंटेनर ले लिया, जो जो एक एक बकरी गई है एक एक पत्थर उसके अंदर डालते गए, जब शाम हुई जैसे एक बकरी आई तो एक पत्थर उसके नाम का निकाल दिया, काउंटिंग नहीं करी हमने, एक एक पत्थर निकाल दिया। अगर लास्ट में एक पत्थर बच गया तो इसका मतलब अभी भी पता लग जाएगा कि एक बकरी रह गई, नहीं है समझ में। तो वो 1 1 on 2 ही है, एक के लिए एक और दो के लिए एक नहीं हो सकता क्योंकि वो 1 1 नहीं होगा, और यहां पर कोई खाली नहीं रह सकता क्योंकि फिर वो on 2 नहीं बनेगा। तो बाइजेक्टिविटी को यूज करते थे वो, बस फिर मॉडर्न मैथमेटिक्स में ये सब चीजें आगे डेवलप हुई, और तो फंक्शन का रोल मैथ्स में बहुत ज्यादा है। फिलहाल हम इसको अदर वर्ड्स में लिख रहे थे, और इन अदर वर्ड्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से f is on 2 if f is on 2, मतलब फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, और b कौन है, b कौन है, कोडोमेन सेट, b हो गया हमारा कोडोमेन सेट, ठीक। फॉर ऑल y बिलोंग टू b, या फॉर ईच एवरी भी लिख सकते हो। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a कौन है, डोमेन, सच दैट f में आप वही x डालोगे तो आपको वही y मिल जाएगा। इन दिस केस f को क्या बोल देंगे, ऑन टू। अब ये जो x आप निकालोगे, ये x fy में कन्वर्ट करके निकालोगे, यानी x इज इक्वल टू जी वाई। कैसे निकालोगे, मैंने सिखा दिया था, x को इन टर्म्स ऑफ y कैसे कन्वर्ट करना है, जो दे रखा होगा उसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करते चलेंगे, x इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगा। अगर सभी y जो कोड डोमेन में है उन सभी के लिए कहीं ना कहीं देयर एग्जिस्ट x में कौन सा x है, ये एटलीस्ट 1, कम से कम एक मिल जाए, एक से ज्यादा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट 1 कम से कम एक x मिल जाए जो किसके अंदर हो, डोमेन में, सच दैट उस x के लिए अगर फंक्शन आप अप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, y, कौन सा y, यही वाला।
यानी जो भी आप पर्टिकुलर एलिमेंट चाहते हो मैं उसकी आपको प्री इमेज दे देता हूँ। इसका मतलब ऑन टू कब नहीं होगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट एफ इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू कब नहीं होगा, इफ देयर एग्जिस्ट वाई, किसको बिलोंग करता है, बी को, बी कौन है, कोडोमेन, सच दैट एक्स किसको बिलोंग नहीं करता, सच दैट इस y के लिए x डज नॉट बिलोंग टू a, मतलब मैं f में फंक्शन में x रखता हूं तो मुझे y नहीं मिलता क्योंकि मेरे को ऐसा x ही नहीं मिलता। सो इफ देयर एग्जिस्ट, और ये कितने एग्जिस्ट होने चाहिए, एटलीस्ट वन, फॉल्स दिखाने के लिए यानी फेल करने के लिए तो केवल एक ही काफी है ना। इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन y, जो किसके अंदर है, कोडोमेन। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था तो मैंने कहा था 5 हैज नो प्री इमेज, क्योंकि 5 के लिए क्या चाहिए था मेरे को 3, और 3 था ही नहीं सेट में, तो फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ। क्या बोल दिया कि 5 हैज नो प्री इमेज और 1 हैज नो प्री इमेज। कोई भी एक एलिमेंट ऐसा आपको मिल जाए जिसके लिए आपको जो x चाहिए होता है वो उसके डोमेन में ना हो, तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। दोबारा बताऊं, ये आ गया समझ में। चलें आगे, एक छोटा सा एग्जांपल इसी बात को और क्लैरिफाई करने के लिए। क्या लिया मैंने, रियल टू रियल एफ लिया। अच्छा, इसका ग्राफ से कैसे देखते हैं कल सिखाऊंगा, इसको ग्राफ से कैसे देखते हैं, इस फंक्शन को ग्राफ से कैसे देखते हैं कल सिखाता हूँ। अब इसको कंप्लीट करते हैं हम। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मुझे चेक करना है, इंजेक्टिविटी तो कर ही ली मैंने चेक, 1 1 नहीं है ये है ना इसका ग्राफ, 1 1 तो है नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 1 1 नहीं है, मैनी 1 है। अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अच्छा इसका डायग्राम नहीं सिखाया मैंने, एरो डायग्राम ना, एरो डायग्राम देखो ऐसे होता है, इसका एरो डायग्राम। क्या ये फंक्शन ऑन टू है, बिल्कुल ये फंक्शन ऑन टू है ए टू बी पर, एक केस। दूसरा केस देखना, क्या ये फंक्शन ऑन टू है, बिल्कुल है। इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, ये ऑन टू है तो 1 1 भी है, ये ऑन टू है पर मैनी 1 है, मतलब 1 1 नहीं है पर ऑन टू तो है डेफिनेटली, क्लियर। अब मैनी 1 इंटू हो जाएगा और अब 1 1 इंटू हो जाएगा, कल और डिटेल में समझाऊंगा, अभी थोड़ा टाइम नहीं है, ये क्लियर। तो ऑन टू ऐसे भी हो सकता है और ऑन टू ऐसे भी हो सकता है, पर यहां कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो, ये बुलेट्स हैं, ये बुलेट्स हैं, और ये कौन है, टेररिस्ट। एक बुलेट एक ही टेररिस्ट को मार सकती है, ये पॉसिबल है, या बहुत सारी बुलेट एक टेररिस्ट को उड़ा सकती है। हाँ सही है ना, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, एक को 10-12 गोलियां लग जाती हैं, सभी मार रहे हैं उसको, एक गोली 2 लोगों को तो नहीं मार सकती ना, समझ में आ रही बात। तो ये तो क्या होगी हमारे पास, बुलेट्स, 3 बुलेट और एक ही बंदा मर गया, बिल्कुल एंड। टेररिस्ट नहीं बचना चाहिए, ऑन टू का मतलब है टेररिस्ट को नहीं छोड़ना। अगर यहां कोई टेररिस्ट तुम्हें दिख गया जिसके लिए तुम्हारे पास बुलेट नहीं थी तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं है, समझ में आ गई बात। और 1 1 का मतलब एक बुलेट से एक टेररिस्ट को उड़ाना है, टेररिस्ट बचे या ना बचे हमें को मतलब नहीं है, ठीक, ध्यान रखना इस बात को। ऑन टू के लिए क्या करूंगा मैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स वाई होता है, x की वैल्यू क्या निकली, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये प्लस माइनस नहीं बोलते ना, बड़ा गुस्सा होता है, रियल नंबर है तो प्लस माइनस हो सकता है, x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट वाई, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर y कौन है, x इक्वल टू रूट वाई, आपने ऐसा फंक्शन ढूंढ लिया ना यहाँ से आने वाला, रूल ढूंढ लिया, अभी वो फंक्शन है या नहीं है उस बात को छोड़ो, प्रोसेस तो पता लग गया। y को अगर मैं -1 ले लूँ, क्या मैं -1 ले सकता हूँ, अरे कोडोमेन है भाई, रियल नंबर है कोडोमेन, -1 नहीं ले सकता, ले सकता हूँ। -1 किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को। x की वैल्यू क्या निकलेगी, -1 का रूट विद प्लस माइनस, आयोटा आ जाएगा प्लस माइनस, तुम्हारे पास है आयोटा इसके अंदर रियल नंबर में, इसका मतलब फंक्शन हाँ नॉट ऑन टू या इन टू। अब खुद सोचो इस फंक्शन में मैपिंग कभी भी -1 पे जाएगी, जाएगी ना, आयोटा की जाएगी, आयोटा इसमें है, अरे कहाँ से यार, रियल नंबर में कहाँ से आयोटा आ जाएगा, -2 की भी नहीं जाएगी, -3 की भी नहीं जाएगी, -4 की भी नहीं जाएगी, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ, समझ में आ गई बात। एक्स क्यूब होता तो स्क्वायर की जगह क्यूब होता, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना, वाई, एक्स की वैल्यू क्या आती, वाई की पावर, अब नहीं आता प्लस माइनस, अब तो वाई की पावर 1/3 आएगी। वाई की वैल्यू पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, उसकी पावर कितनी करोगे, 1/3। किसी फंक्शन की पावर जब 1/3, किसी नंबर की पावर 8 की पावर 1/3 का आंसर क्या आता है,
ये है अधूरा ज्ञान 9th क्लास तक का, सिर्फ 11th क्लास में समुंदर है पूरा। इसकी 3 वैल्यूज आएंगी, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमने तो ऐसे ही कर रखा है ना, शायद 9th क्लास में बच्चा ऐसे करता है, इसको 2 की पावर 3 लिखता है और 1/3 लिखता है, वो काट देता है। गलत, आपको सिखा, ये बात तो मैंने बता रखी है, कॉम्प्लेक्स नंबर या पढ़ी भी होगी तुमने, 1 की पावर 1/3 के 3 आंसर होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। किस दिन इसका टॉपिक, कल या परसों बता देता हूँ इसका टॉपिक, ठीक है। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो मिल जाएगी शायद, उसके अंदर ये टॉपिक करवा रखा होगा। चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एनसीईआरटी में नहीं है, एलिमेंट्स में है, या आर डी शर्मा में, 11th क्लास चैप्टर 5, 1 की पावर 1/3, इसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 8 की पावर 1/3 को आप ऐसे लिख सकते हो, 8 इंटू 1, 8 की पावर 1/3 इंटू 1 की पावर 1/3 लिख सकते हो ऐसा? नहीं, 8 इंटू 1 तो 8 ही होता है। 1 की पावर 1/3 के 3 आंसर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और 8 की पावर 1/3 के 2, यानी कि आंसर आएगा 2 ओमेगा और एक बात और बताना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा 10th क्लास में पढ़ते हो, वहां कहते हो एटमोस्ट एन रियल रूट्स होंगे, क्योंकि वहां तुम नेगेटिव से डर जाते हो, d<0 होता तो बोलते हो नो रियल रूट्स। लेकिन 11th क्लास में पढ़ते हो कि इट हैज एग्जैक्टली एन रूट्स। क्या ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, x³ = y? सो इफ यू सॉल्व फॉर y और x, इफ यू सॉल्व फॉर x, y की वैल्यू दे दूं मैं और आप x के लिए सॉल्व करें तो 3 आंसर नहीं आएंगे x के, क्यूबिक नहीं है। अगर 3 आंसर आएंगे तो तीनों इमेजिनरी नहीं हो सकते, शर्त लगा लो, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में अकर होते हैं। डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला याद है, -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a प्लस माइनस, तो 2 + √3 एक रूट है तो दूसरा 2 - √3 होगा भाई, और 2 + आयोटा आएगा तो 2 - आयोटा होगा दूसरा रूट। कॉम्प्लेक्स रूट कभी भी कॉन्जुगेट पेयर में नहीं आते, मतलब कॉन्जुगेट पेयर में ही आते हैं, अलग नहीं आते, ओड नंबर में नहीं आते। 3 नहीं मिल सकते, 5 नहीं मिल सकते, 2 मिलेंगे, 0, 4, 6 इस टाइप से। 3 है तो एक तो पक्का रियल होगा या फिर तीनों रियल होंगे, नहीं है बस समझ में। तो ओड डिग्री, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी ओड डिग्री इक्वेशन हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट। इसमें एक सिचुएशन मिसिंग है, एवरी ओड डिग्री इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स। कौन से कोफिशिएंट्स के साथ? रियल। अब क्वेश्चन ये आ जाए ना, आयोटा x + x² - 1 = 0 सॉल्व करो, हो सकता है एक आंसर आयोटा आए, एक आंसर रियल नंबर आए। अब ये डिग्री 2 थी, अब तुम कहोगे मैंने तो गलत बता दिया। अरे मैंने गलत नहीं बताया, तुम पूरी बात सुनो। पूरी बात ये है कि जो ax² + bx + c, इसके अंदर abc रियल कोफिशिएंट्स होते हैं ना, अगर वो कोफिशिएंट इमेजिनरी हो गए ना, फिर कुछ भी पॉसिबल है कि एक इमेजिनरी हो सकता है, एक रियल हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहती है अगर कोई पॉलिनोमियल है रियल कोफिशिएंट्स के साथ, कोफिशिएंट रैशनलाइजेशन कुछ भी है पर रियल नंबर है, तो उसके रूट्स हमेशा किस में अकर होंगे? इमेजिनरी है तो कॉन्जुगेट पेयर, मतलब पेयर्स में होंगे, और वो भी कॉन्जुगेट पेयर्स होंगे। क्लियर? हाँ, इवन नंबर में कॉन्जुगेट इमेजिनरी रूट्स आएंगे और रियल कितने भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? क्यूबिक है तो फिर ओड डिग्री है, और ओड डिग्री विद रियल कोफिशिएंट है तो इसका एक रूट क्या होगा? रियल। अगर एक रियल होगा तो पक्की बात है y की किसी भी रियल वैल्यू के लिए आपको x रियल मिलेगा या नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, और मिलेगा तो आप क्या कहोगे कि ये ऑन टू है। समझ में आई बात? x4 वाला नहीं होगा। अच्छा अब देखना, अगर मैं ये कहूँ नेचुरल टू नेचुरल कर दूं और फंक्शन ले लूँ x² का, x² = y, तो x की वैल्यू इस बार √y प्लस की लूंगा, माइनस की नहीं लूंगा। बताओ क्यों? x नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल नंबर है। y को आप 2 लेना, x की वैल्यू कितनी आएगी? √2। √2 नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब x² नेचुरल टू नेचुरल पर भी फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है। 4 लोगे तो हो जाएगा 2, 9 लोगे, अरे वो तो तुम परफेक्ट स्क्वायर जान के ले रहे हो, सभी देखो ना। इंटीजर टू इंटीजर होगा तो भी नहीं होगा, -2 आयोटा आ जाएगा। समझ में आई बात? ऑन टू को प्रूव करना कि वो ऑन टू नहीं है वो इजी है, एक एलिमेंट ढूंढना बस आपको, नहीं मिला तो फिर नहीं होगा। चलिए बस, मतलब कल करते हैं, होमवर्क मैंने तुम्हें बता ही दिया।